हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में टीजीटी सिलेबस के अनुसार भूगोल विषय के अंतर्गत 2001 के साल प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हूं और यह टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत का केरल ऐसा प्रांत है जहां रबर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, जबकि रबर उत्पादन में तमिलनाडु एवं कर्नाटक का क्रमांक दूसरा एवं तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है बेरिंग जल डमरू मध्य, दूसरा दिया हुआ है वास्पोरस जल डमरू मध्य, तीसरा दिया हुआ है मलक्का जल डमरू मध्य और चौथा दिया हुआ है पाक जल डमरू मध्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है अर्थात वास्पोपोरस जल डमरू मध्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात वास्पोपोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न कहता है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख होती है 1 दिन बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है 1 दिन घट जाता है, तीसरा है आधा दिन बढ़ जाता है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि आधा दिन घट जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उस व्यक्ति को 1 दिन की हानि होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है कितना होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा दिया हुआ है 3000, तीसरा है 4000 और चौथा दिया हुआ है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर चौथा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सूर्य की सतह का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यातव्य है कि सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 केल्विन माना जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से पांचवा प्रश्न कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का अयनांत ग्रीष्म अयनांत कब होता है, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को अथवा 22 दिसंबर को। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है अर्थात 22 दिसंबर यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इसी तारीख को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतएव वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। छठवां प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 21 जून, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है आपका 23 सितंबर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को ही सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न कहता है समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है। पहला दिया हुआ है निर्माण धनात्मक संचरण, दूसरा दिया हुआ है ऋणात्मक संचरण, तीसरा है आकस्मिक संचरण और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त तो कोई नहीं। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण के नाम से जाना जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कंदरा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 2 है यू आकार की घाटी, तीसरा है वी आकार की घाटी और चौथा दिया हुआ है भ्रंश। तो इसमें भी आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 9वां प्रश्न कहता है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। ए है अवशिष्ट पर्वत, दूसरा दिया हुआ है वलित पर्वत, तीसरा दिया हुआ है ब्लॉक पर्वत और चौथा दिया हुआ है खंड पर्वत। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर तीसरा है अर्थात दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हार्ड पर्वत के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से 10वां प्रश्न है
कि सील क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, दूसरा है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, तीसरा है मुड़ी हुई चादर और चौथा दिया हुआ है अवनमन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो सील होते हैं जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैल करके जमता है तो इसी को सील के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कठोर हुए मैग्मा निर्मित समानांतर चादर होते हैं सील। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए है बालुका प्रस्तर में, दूसरा है चूना पत्थर में, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र में और चौथा दिया हुआ है जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात चूना पत्थर में चट्टानों की घुलनशीलता प्रमुख रूप से होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृतिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। तीसरा ऑप्शन है मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी को। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है कि 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो दोमट मिट्टियाँ होती हैं सामान्यतः बालू गाद एवं मृतिका का अनुपात क्रमशः 40%, 20% होता है, अतः इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बालू के कणों का अनुपात अधिक होता है और मृतिका की मात्रा कम होती है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है संगमरमर, दूसरा है बलुआ पत्थर, तीसरा दिया हुआ है चूना पत्थर और चौथा दिया हुआ है ग्रीट। तो इसमें दिल्ली के लाल किले में जो चट्टानों का उपयोग किया गया है वह मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 14वां प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय पर्वत को, राकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को अथवा पामीर पठार को। तो संसार की जो छत है वह मुख्य रूप से पामीर के पठार को संसार के छत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। 15वां प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। दूसरा, ये जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा, इसके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने के संघनन की प्रक्रिया होती है और चौथा है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो 4 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण को आर्द्रताग्राही कहते हैं। यह जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया भी होती है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 16वां प्रश्न है कि पश्चिमी यूरोप प्रदेश मुख्यतः चलती है। ऑप्शन नंबर ए है पछुआ हवा, बी है व्यापारिक हवा, तीसरा है मानसूनी हवा और चौथा दिया हुआ है जल और स्थल हवा। तो इस तरह से पश्चिमी यूरोप प्रदेश में पछुआ पवनें मुख्यतः चलती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है, समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है, अर्थात पहला दिया हुआ है 1014.23 मिलीबार, दूसरा ऑप्शन है 1013.25 मिलीबार, तीसरा ऑप्शन है 1210.10 मिलीबार और चौथा ऑप्शन है 1521 मिलीबार। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है अर्थात 1013.25 मिलीबार यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब इतना ही होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न कहता है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है कहाँ पर है? पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में है, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में है, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, और चौथा ऑप्शन है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में दिया हुआ है। तो इसका भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर यह यूरोप और कुछ एशिया में स्थित है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 19वां प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा है उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि नियाग्रा जलप्रपात कनाडा की सीमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। यह अन्य प्रकार के जलप्रपात है। तो इस प्रकार से यह
चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। इसके बाद से 20वां प्रश्न है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। पहला है आपका गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सियाचिन हिमानी। तो पूछ रहा है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और यह कहाँ से उद्गम होती है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कि जिसको हम कैलाश पर्वत के पास से ये निकलती है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है कैलाश हिमानी बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से 21वां प्रश्न है कि मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है अथवा छोटी नदी है। तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मिस्र की जो नील नदी है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद से 22वां प्रश्न कहता है कि पौधों की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बलुई मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त कोई नहीं। तो मिट्टी के अध्ययन के अनुसार विज्ञान के अनुसार यह माना गया है कि जो दोमट मिट्टी होती है वह सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 23वां प्रश्न है कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है टेलर, दूसरा दिया हुआ है ब्लेचार्ड, तीसरा दिया हुआ है हर्बर्टसन और चौथा ऑप्शन है सान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात टेलर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके ही द्वारा जो है कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद से 24वां प्रश्न है संसार की सबसे गहरी खान किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा दिया हुआ है ब्राज़ील, चौथा दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका। तो संसार की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो चौथा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 25वां प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। अब पहला है ईरान, दूसरा है कुवैत, तीसरा है सऊदी और चौथा दिया हुआ है उपरोक्त कोई नहीं। तो इस आंकड़ों के अनुसार जो है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक जो देश है वह सऊदी अरब है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। इसके बाद से 26वां प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है यूरेनियम, बी है प्लूटोनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा है पोलोनियम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है अर्थात प्लूटोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी तत्व प्रकृति में अयस्क के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी फसल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कपास, जूट, चाय, आलू। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि कौन सी नगदी फसल नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। पहला दिया हुआ है कपास, जूट, चाय और आलू। तो इस तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नगदी फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के उपरांत प्रत्यक्षतः बाजार में विक्रय किया जा सके। अतएव कपास, जूट एवं आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है। जहाँ तक चाय का प्रश्न है यह प्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं किया जाता है, अपितु इसे परिमार्जित करने के उपरांत ही बाजार में बेचा जाता है। अतः नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्थात चाय नगदी फसल नहीं है। 28वां प्रश्न पूछता है कि खरीफ फसल की अवधि है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है जून से सितंबर, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर, चौथा है जनवरी से अप्रैल तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है अर्थात खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन इसके प्रमुख फसल होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 29 कहता है नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और राजस्थान और चौथा प्रश्न दिया हुआ है सभी संबंधित। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है यानी कि सभी संबंधित
नर्मदा घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से तीसवां प्रश्न है कि मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में अथवा झारखंड में। तो इसका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अर्थात झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है, जबकि थोरियम केरल प्रांत में पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद से 31वां प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, उपरोक्त कभी नहीं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यह बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून उपरोक्त इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है। ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है, अतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वत पाद तक चलता रहता है और निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन नंबर चौथा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद से प्रश्न नंबर 32 कहता है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरा है कि औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस तरह से भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में ये उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सही हैं। आखिर प्राकृतिक वनस्पति का अभिप्राय उस समुदाय से होता है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता रहता है। तो इस तरह से यह चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1951 में। तो वर्ष 1921 में हुई जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मद्रास और विशाखापट्टनम, दूसरा है कलकत्ता और मुंबई, तीसरा है मुंबई और मर्मुगोवा और चौथा दिया हुआ है विशाखापट्टनम और मर्मुगोवा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात विशाखापट्टनम एवं मर्मुगोवा भारत के ऐसे बंदरगाह हैं जहां से सर्वाधिक मात्रा में लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से 35वां प्रश्न कहता है कि कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है अजंता की गुफा, दूसरा है एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा और चौथा दिया हुआ है एलिफेंटा की गुफा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अमरनाथ की गुफा जो है कि यह महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये सभी के सभी गुफा महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, जिसमें एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। इसके साथ ही साथ जो आपका अमरनाथ गुफा है यह जम्मू और कश्मीर प्रांत में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 36वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। यानी कि भाखड़ा नांगल सतलज पर, सलाल परियोजना चेनाब पर, दामोदर घाटी परियोजना गंगा पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर स्थित है यह। तो इस तरह से यह आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल जो है कि सही है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर है ओटावा, दूसरा है सीन, तीसरा है राइन, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है अर्थात पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से 38वां प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आइसो हाइट वर्षा, आइसो बार दबाव, तीसरा दिया है आइसोथर्म्स तापमान और चौथा है आइसोहेल्स आर्द्रता। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही आंसर है। आइसोहेल्स समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है, न कि आर्द्रता से संबंधित है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद से प्रश्न नंबर 39 कहता है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सभी लोग विदित है। पहला है 1 जून, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 7 मई और पाँचवा है 5 जून को। तो 5 जून को 1972 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था और तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था। पहला ऑप्शन है वेनिस रूस मध्य एशिया मंगोलिया अथवा मलाया से, दूसरा है वेनिस रूस भारत मलाया चीन मंगोलिया मध्य एशिया से, तीसरा ऑप्शन है वेनिस मध्य एशिया पाकिस्तान भारत श्रीलंका मलाया चीन मंगोलिया मध्य एशिया से, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहला वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वह वेनिस रूस मध्य एशिया और मंगोलिया तथा मलाया से था। इसके बाद से अगला प्रश्न है नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ईसा ओमेन, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है मार्टोनी डी, तीसरा है टेलर और चौथा है हटिंगटन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात नया संसार नामक पुस्तक ईसा ओमेन के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से आज का ये क्लास समाप्त होता है। फिर से हम अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।